गुड आफ्टरनून। 10th क्लास एसिड बेस एंड सॉल्ट के हमारे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। हम जी हाँ पढ़ रहे थे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पीएच कैलकुलेशंस तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आज हमारा अगला जो पॉइंट है दैट इज़ इंडिकेटर्स। ठीक है, सबसे आज हमें पढ़ना है इंडिकेटर्स और कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स के बारे में हमें कुछ डिटेल कलेक्ट करनी है। तो आइए समझते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम कुछ ऐसे सब्सटेंस उसके अंदर मिलाते हैं जो एसिड या बेस के अंदर एक स्पेसिफिक कलर देते हैं। कई बार ये स्मेल के थ्रू भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं। स्मेल की बात हम आगे करेंगे, पहले हम कलर की बात करते हैं। Some substance which is used to identify acidic or basic nature on the basis of their color is called indicators। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो एसिड या बेस में मिलाए जाने पर उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, या हम कहें कि किसी सॉल्यूशन में एसिड को मिलाने पर या किसी सॉल्यूशन में बेस को मिलाने पर एक स्पेसिफिक कलर जब हमें मिलता है तो उस कलर के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो ऐसे सब्सटेंस जो ये कलर देते हैं हम उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ सब्सटेंस लिए हैं, ठीक है, जिनको इंडिकेटर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसमें दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और एक लेबोरेटरी में बनाए हुए सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जिसके बारे में आप 7th क्लास से पढ़ के आ रहे होते हैं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? एक तरीके का मिक्सचर ऑफ डाई होता है, बहुत सारी डाई का मिक्सचर होता है जो एसिड के साथ कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है, और बेस के साथ कौन सा कलर देता है? आपका ब्लू कलर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर जो होता है कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं? लाइकेन जो सब्सटेंस होते हैं जो एल्गी और फंजाई के थ्रू मिलकर के प्लांट किंगडम का एक स्पेसिफिक पार्ट है लाइकेन जिन्हें हम कहते हैं। तो लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से हमें लिटमस मिलता है, और लिटमस को जब हम एक स्पेसिफिक टाइप के पेपर पर क्या करा देते हैं सर, हम उसको एब्जॉर्ब करा देते हैं, तो उस पेपर को हम लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर टेस्ट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। यदि वाटर नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से लिटमस टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो एसिड के साथ ये रेड कलर देते हैं, बेस के साथ ब्लू कलर देते हैं। यहाँ पर मैंने इनकी पीएच रेंज लिखी हुई है। इस पीएच रेंज का जो मतलब है वो ये है कि 4.6 से नीचे जब ये रहेगा तो रेड कलर देगा, और 8.3 के जब ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या देगा? ब्लू कलर देगा। ठीक है, इस रेंज के बीच में इसके कलर के सिम्टम्स बहुत अच्छे हमें बेहतर तरीके से नहीं मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। रेड कलर कब देगा? जब 4.6 से नीचे होगा, और 8.3 के जब ऊपर होगा तो कौन सा कलर देगा? ये ब्लू कलर देगा। दूसरा हमारा जो इंडिकेटर है दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की हम बात करते हैं। एसिड के साथ ये क्या होता है? पिंक कलर देता है, और बेस के साथ कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है एक वीक बेस सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? वीक बेस सब्सटेंस है, जिसका उपयोग हम अभी आगे थोड़ी सी मैकेनिज्म हम देखेंगे, इंडिकेटर्स किस तरीके से काम करते हैं उसमें होगा। और इसकी जो पीएच रेंज हम यहाँ पर देखते हैं 3.5 से जब ये नीचे रहेगा तो पिंक कलर देता है, और 4.5 के ऊपर जैसे ही हमारी रेंज इसकी पीएच जाएगा तो ये येलो कलर देने लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये एसिडिक टू एसिडिक नेचर में ही अपना मतलब क्या कर रहा है? कलर यहाँ पर चेंज कर रहा है। ठीक, अच्छा 4.5 के ऊपर कहीं पर भी रहेगा तो ये येलो कलर ही देता रहेगा, और 3.5 के नीचे क्या देता रहेगा? आपका ये पिंक कलर दे रहा रहेगा। फेनेफ्थिलीन की हम बात करें, ये भी लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ रहता है। एसिडिक में ये कलरलेस होता है, मतलब जो कलर आपका सोल्यूशन का है वही कलर देता रहेगा। लेकिन बेसिक में जब ये क्या करता है? 10 के ऊपर जाता है। इसकी पीएच रेंज क्या है? 8.3 to 10, मतलब 8.3 के नीचे यदि है तो ये कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। लेकिन 10 पीएच के ऊपर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? आपका पिंक कलर देगा। ओके, इसके बाद हम बात आते हैं टर्मरिक। टर्मरिक जो हम घर में हल्दी जिसका इस्तेमाल करते हैं,
आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जब किसी कपड़े में टर्मरिक या हल्दी का जो स्टेन लग जाता है, दाग लग जाता है, तो जब कभी आप उससे सोप के साथ वॉश करते हो तो वॉश करते समय वो जो हल्का सा दाग है, धब्बा है, वो आपका पिंक रेड कलर टाइप का, ऑरेंज टाइप के कलर का हो जाता है। और बाद में जा कर के जब आप जैसे उसको वॉश कर देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सोप हमारा कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर में उसका कलर चेंज होकर के रेडिश पिंक टाइप में हो जाता है और अदरवाइज एसिडिक में वो येलो कलर का होता है। एक और इंडिकेटर जिसे हम मिथाइल रेड कहते हैं, ये सेम कलर देता है मिथाइल ऑरेंज के साथ, बस इसमें पीएच रेंज का डिफरेंस है। ये पिंक यहाँ दे रहा है, येलो यहाँ दे रहा है, बट इसकी पीएच रेंज 4.1 से 6.2, मतलब 4.1 के नीचे जब ये रहेगा तो पिंक कलर देगा और 6.2 के ऊपर जब ये रहेगा तो वो आपका कौन सा कलर देगा। ऐसी कंडीशन में आपका ये येलो कलर देगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे, कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है और ये एक लार्ज वैरायटी में बदलते हुए पीएच के साथ बहुत सारे कलर्स देते हैं, जो आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है, तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए अब हम जरा देखते हैं कि एसिड बेस के मिक्सचर के साथ ये किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली जो भी इंडिकेटर्स होते हैं या तो वो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं। मान लीजिए आपको मिथाइल ऑरेंज को, किसको, मिथाइल ऑरेंज को आपको इस्तेमाल करना है किसके साथ, आपको इस्तेमाल करना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, आप क्या करिए, जैसे मैंने ये है मेरे पास ये फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर मैंने क्या किया है, फ्लास्क के अंदर मैंने एसिड लिया है और एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज मिला दिया है। यहाँ पर मैंने फ्लास्क लिया है और फ्लास्क के अंदर मैंने बेस लिया है और बेस के अंदर मैंने मिथाइल ऑरेंज मिला दिया है। अच्छा, जो मिथाइल ऑरेंज है वो इस तरीके की रिएक्टिविटी शो करता है। या तो मिथाइल ऑरेंज आपका अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा या फिर डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। अनडिसोसिएटेड कब रहेगा और डिसोसिएटेड कब रहेगा, जरा हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर मैंने बेस लिया है, मान लीजिए ये इसके अंदर NaOH बेस है। कौन सा बेस है, NaOH बेस है। NaOH जो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके साथ मैंने क्या कर दिया है, मिथाइल ऑरेंज को मिला दिया है। अब NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला हुआ है, तो NaOH जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऐसी कंडीशन में मिथाइल ऑरेंज क्या रहेगा, अनडिसोसिएटेड रहेगा। जब अनडिसोसिएटेड रहेगा मिथाइल ऑरेंज तो यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज क्या रहेगा, सॉरी बेस के केस में हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब हुई, उसके लिए सॉरी। ये हमने बेस लिया है और बेस के साथ हमने क्या लिया है, मिथाइल ऑरेंज लिया है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लेने पर मिथाइल ऑरेंज क्या रहेगा, अनडिसोसिएटेड रहेगा। और अनडिसोसिएटेड कंडीशन में जब मिथाइल ऑरेंज अनडिसोसिएटेड होता है तो यहाँ देखिए कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। तो यहाँ पर बेस है, मिथाइल ऑरेंज है, तो कौन सा कलर दे रहा है, शुरुआत में पिंक कलर दे रहा है। अब मैंने धीरे धीरे इसमें क्या मिलाना चालू किया, एसिड मिलाना चालू किया। एसिड मिलाने से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या कर देगा, सबसे पहले तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे न्यूट्रलाइज करेगा तो बेस का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, बेस का पीएच घटना, वो 14 है मान लीजिए, तो 14 से 13 फिर 12 फिर 11, इस तरीके से बेस का पीएच क्या होता जाएगा, नीचे की तरफ घटता जाएगा एसिड मिलाने से। ठीक है, अच्छा, तो उसका कलर बेस के साथ मिथाइल ऑरेंज का कलर पहले कैसा था, पिंक कलर था। अब पिंक कलर से धीरे धीरे क्या होता जाएगा, सारा का सारा बेस आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। सॉल्ट में कन्वर्ट होने के बाद अब क्या होगा, सॉल्ट में कन्वर्ट होने के बाद अब आपका जो एसिड रहेगा वो एसिडिक नेचर पीएच रेंज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब इसमें बेस बचा नहीं तो कौन सा बेस डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा, जो मिथाइल ऑरेंज वीक बेस है यही बेस क्या हो जाएगा, अपने आयंस में टूटना स्टार्ट कर देगा। तो इस कंडीशन में कहां पर आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा। और जैसे इस कंडीशन में आएगा तो इसका कलर क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। और जैसे ही आपका ये 3.5, जैसे ये आपका सोल्यूशन जो है उसका पीएच 3.5 के आसपास पहुंचेगा, ये कौन सा कलर दिखाने लगेगा, येलो कलर दिखाने लगेगा।
ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं। हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। स्ट्रॉन्ग बेस में हमने क्या मिलाया, मिथाइल ऑरेंज मिलाया। मिथाइल ऑरेंज स्ट्रॉन्ग बेस के कारण किस कंडीशन में रहेगा, अनडिसोसिएटेड कंडीशन में रहेगा। अनडिसोसिएटेड कंडीशन में उसका कलर क्या होगा, पिंक कलर का होगा। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलाना चालू किया, एसिड मिलाना चालू किया। इसका पीएच क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा, घटते घटते 7 तक पहुंचेगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा। इसके बाद एसिड आप मिलाते जा रहे हो तो एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये वाला बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है, ये क्या होगा, डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा। अब जब ये डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा तो किस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में आएगा। और ये जो मिथाइल आयन आपको दिख रहा है, ये वाला जो आयन दिख रहा है, इसके कारण इसका कलर क्या होगा, येलो होगा। तो ये आपका इस तरीके से येलो कलर दिखाई देगा। चलिए इसी एग्जाम्पल को हम बात करते हैं। यहाँ हमने बेस लिया था, यहाँ हम एसिड ले लेते हैं। हमने क्या किया है, एसिड लिया है और मिथाइल ऑरेंज लिया है, ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट कंडीशन हमने ले ली। एसिड प्लस मिथाइल ऑरेंज हमने ले लिया, ठीक है। जब एसिड और मिथाइल ऑरेंज लिया है तो एसिड क्या कर रहा है, इसके OH को निकाल करके न्यूट्रलाइज करके Me+ बचा के रखे हुए है, मतलब आपके सॉल्यूशन में ये वाला आयन अभी प्रेजेंट है। ओके, अब मैंने इसमें क्या किया, बेस मिलाना स्टार्ट किया। अब जैसे ही मैं इसमें बेस मिलाऊंगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के आने से वीक बेस क्या होगा, बंडल अप होगा, वापस बंडल होने लगेगा। और जैसे ही ये बंडल अप होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, बंडल अप होगा, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन चलेगा। न्यूट्रलाइजेशन चलने के बाद इसका पीएच क्या होगा, मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा। और जब पीएच कितना पहुंच जाएगा, जब आपका पीएच 4.5 के ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगेगा, पिंक कैरेक्टरिस्टिक, पिंक कलर शो करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग बेस, जैसे फेनेफ्थिलीन है, फेनेफ्थिलीन को भी हम इस्तेमाल करते हैं। फेनेफ्थिलीन की रेंज क्या है, ये दी रही है 8.3 to 10, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपने, ये एसिड है और एसिड में मैंने क्या मिला दिया है, फेनेफ्थिलीन मिला दिया है। अच्छा, फेनेफ्थिलीन जो होता है वो कौन सा होता है, वो वीक एसिड होता है। फेनेफ्थिलीन क्या होता है, वीक एसिड होता है। हमने एसिड मिलाया और एसिड के साथ फेनेफ्थिलीन मिलाया, तो एसिड जब स्ट्रॉन्ग है तो फेनेफ्थिलीन क्या रहेगा, अनडिसोसिएटेड रहेगा। अनडिसोसिएटेड रहेगा मतलब क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। जब डिसोसिएट होगा तो किस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में आएगा, तो पिंक कलर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग कंडीशन में उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये बात इंडिकेटर पे है, बहुत छोटे से टॉपिक के तौर पे हमको इसको पढ़ना था। एक और टर्म हम इसमें अक्सर यूज करते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें एसिड या बेसिक सब्सटेंस को स्मेल के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है। काय के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है, स्मेल के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें जनरली तौर पर जो पूछे जाते हैं वो वनीला और क्लोव, ठीक है। वनीला और क्लोव के बारे में पूछा जाता है, कई बार ऑनियन के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे ऑनियन और जो आपका वनीला होता है, यदि वो एसिडिक नेचर में है तो वो अपनी स्मेल को देते रहते हैं। मतलब यदि आपने कोई एसिड लिया है और उसके साथ वनीला या उस एसिड में वनीला को या वनीला पर एसिड को डाल के रखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो वनीला या जो क्लोव है वो अपनी स्पेसिफिक स्मेल दिखाएगा। लेकिन जब हम वनीला पर या फिर क्या करते हैं, वनीला पर या फिर आपका दूसरा जो था वो ऑनियन पर बेस का कोई मटेरियल डाल देते हैं, बेस मटेरियल कोई डाल देते हैं, तो उनकी स्मेल जो हो जाती है, वो जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसके बेस पे, जब स्मेल के बेस पे सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऐसे इंडिकेटर्स कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और जो अदरवाइज हम नॉर्मल कलर के बेस पे यूज़ करते हैं। एक जनरल छोटा सा पार्ट है, इसको डिटेल में आप 11th क्लास में जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तब पढ़ोगे, ठीक है। वहाँ का भी मैं, जब हम 11th के वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। अभी 10th के क्लास के हिसाब से आपके लिए इतना पार्ट इंडिकेटर के लिए अलग है। अब इसके बाद हम, चलिए तो फिर अब हम नेक्स्ट में देखते हैं पीएच क्या है और पीएच का हमारी डेली लाइफ से क्या रोल है। दूसरी चीज़ ये है, पीएच से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। ये तो मैंने ये पीएच स्केल बनाई है विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग पीएच रेंज पर क्या कलर देते हैं, इसके बारे में मैंने इस स्केल में बना दिया है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे डेली लाइफ में जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं, या हमारे ब्लड के सिस्टम की हम बात करें तो उसमें क्या क्या पीएच किस तरीके से होता है। देखिए,
एसिड रेन, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीबीएसई की बुक में दिए गए हैं कि एग्रीकल्चर में पीएच का क्या रोल है, एसिड रेन किस तरीके से क्रिएट होती है, टूथ डिके को रोकने में पीएच का इंफॉर्मेशन हमें कैसे हेल्पफुल होता है। तो एसिड रेन से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, एसिड रेन है क्या। बेसिकली जितना भी जो रेन वाटर होता है वो हल्का सा एसिडिक नेचर का होता है। यदि किसी भी तरीके का उसमें कोई भी पॉल्यूटेंट ना भी मिला हो तो भी एसिड का जो हमारा जो रेन वाटर होता है वो हल्का सा एसिडिक नेचर का होता है। उसका जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका वाटर है उस वाटर में नेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व हो जाती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के गैस डिसॉल्व होने से वो जो वाटर है उसका पीएच क्या हो जाता है, हल्का सा कम हो जाता है। लेकिन उसके एसिडिक होने से को हम एसिड रेन नहीं बोलते हैं, ठीक है। जब तक वाटर का पीएच 5.6 से कम ना आ जाए तब तक उसे एसिड रेन नहीं कहा जाता है। जब वाटर का पीएच 5.6 से कम आ जाता है तब उस रेन को या उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। अच्छा, तो वाटर का जो पीएच होता है ये 5.6 से नीचे कब आता है? होता क्या है कि हमारे नेचर में, या जो हम कहते हैं कि जो कंबशन हम करते हैं, चाहे कोल का करें, चाहे पेट्रोल का करें, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का करें, इन कंबशंस के थ्रू या फिर बहुत सारी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। नेचुरल प्रोसेस में तो ऑलरेडी पहले भी हो रहे थे, बट जो हमने फ्यूल का फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं, नेचर में रिलीज होते हैं। ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, या फिर नाइट्रस एसिड और सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। यही नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वो जो रेन के साथ बाहर एक्चुअली हुआ क्या, ऑक्साइड जाकर के ऊपर उठा, ऊपर जो स्टीम जो वेपर के फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में प्रेजेंट है, उनके साथ मिक्स होकर के एसिड बनाते हैं, और वही एसिड क्या होती है, अर्थ पर जाकर के नीचे गिरता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो यदि एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओनली सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो अलग अलग ऑक्साइड होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ठीक है। एक क्वेश्चन टूथ डिके को लेकर के पूछा जाता है कि टूथ डिके और पीएच का क्या रिलेशन है, और जब टूथ डिके होता है तो हम जो ब्रश करते हैं उस जो टूथपेस्ट हमारा होता है वो टूथपेस्ट किस मटेरियल का बना होता है, और उसमें कैल्शियम के प्रेजेंट होने का क्या फ़ायदा है। देखिए जब क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है, अक्सर हमारी जो हैबिट है, हम सभी की जो हैबिट है वो क्या हैबिट है कि हम रात में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद कुछ गरारे वगैरह करके हम सो जाते हैं, पानी पिया और सो गए। इसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठ करके हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। जो ब्रश जनरली तौर पर करते हैं, आज तो बहुत सारी वैरायटीज़ में आपके पास पेस्ट अवेलेबल हैं, बट मेनली जो पेस्ट का जो बेस होता है वो बेसिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो काय से बना होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जैसे सब्सटेंस से बना होना चाहिए। क्यों बना होना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि जो हमने रात में खाना खाया तो रात में खाना खाने के कारण हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरियाज ने ग्रो किया, और उन बैक्टीरियाज ने ग्रो करके उस मटेरियल को क्या किया, वो खाने के मटेरियल को डिकम्पोज किया। डिकम्पोज होने के कारण वो जो सब्सटेंस बनता है हमारे मुंह के अंदर, उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और उसका पीएच जो होता है वो 7 से क्या हो जाता है, काफ़ी कुछ का कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब किसी लोगों के साथ ये बैक्टीरिया की ग्रोथ उनके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, यदि प्रॉपर तरीके से हाइजीन ना रखी जाए तो ये ग्रोथ क्या कर जाती है, ज़्यादा कर जाती है। अब जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, वो बहुत ज़्यादा मटेरियल क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। जब ये एसिडिक नेचर, मुंह का जो एसिडिक नेचर है, जो कैविटी है अंदर की, उसका एसिडिक नेचर 5.5 से घट जाता है, ठीक है, उसका पीएच 5.5 से घट जाता है, तो हमारे जो टीथ हैं उनका डिके स्टार्ट हो जाता है। अब क्यों स्टार्ट हो जाता है, एक्चुअली हमारे जो दांत बने हुए हैं वो काय से बने हुए हैं, कैल्शियम से बने हुए हैं। कैल्शियम क्या होता है, बेसिक नेचर का सब्सटेंस होता है, और जो हम क्या कर रहे होते हैं, जो हम खाना खा रहे होते हैं उसके थ्रू जो बैक्टीरिया के थ्रू एसिड का जनरेशन हो रहा होता है,
वो उस कैल्शियम के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के करने के कारण वो कैल्शियम की जो कवरिंग है वो क्या होगी, धीरे 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 हटने लगती है। और इसीलिए कई बार हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ के अंदर हमें ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं, जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कई बार कीड़ा लगना इत्यादि बोला जाता है, वगैरह बोला जाता है, उसका उससे रिलेशन नहीं है बेसिकली। इसीलिए क्या बोला जाता है, अब यदि हमें उस एसिडिक नेचर को वहाँ से हटाना है जो वहाँ पर जनरेट हो गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड, यदि हमें उसको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, एसिड को हटाना पड़ेगा। एसिड को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम क्या कर दें, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर दें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए हमें वहाँ बेस की प्रेजेंस करनी पड़ेगी। इसलिए जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, उस टूथपेस्ट में काय का इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे नेचर का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है जो कि बेसिक नेचर का होता है। तो जब हम उसको करते हैं तो एसिड से बेस जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके उसको कंप्लीटली खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये बात है टूथ डिके को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। कई बार जो सॉइल होता है, सॉइल टेस्टिंग करके ये पता किया जाता है कि सॉइल एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है, क्योंकि लैंड जो है, लैंड के नेचर पे वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलें, जो हम वहाँ पर फसलों की को उगा रहे हैं, उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। तो ज़रूरी है कि आप वहाँ के एसिडिक या बेसिक नेचर की जानकारी कलेक्ट करें और उसी के हिसाब से वहाँ पर यदि एसिडिक नेचर है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सब्सटेंस मिलाएं, बेसिक नेचर है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक सब्सटेंस मिलाएं, या उसी तरीके से जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन उस जमीन से किया जाए। ओके, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो एसिडिक लैंड में बहुत अच्छा ग्रो करती हैं और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो बेसिक लैंड में बहुत अच्छा ग्रो करती हैं। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं जितने भी कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, जैसे H2SO, कंसंट्रेटेड नहीं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उन स्ट्रॉन्ग एसिड को यदि आप वाटर सॉल्यूशन में ले रहे हो और कंसंट्रेटेड कंडीशन में वो हैं, कंसंट्रेटेड कंडीशन में वो हैं, जैसे उसकी मोलैरिटी 1 है, ठीक है, 1 के आसपास है, तो ऐसी कंडीशन में उसका pH हमेशा कितना होता है, 0 to 1 होता है। 0 to pH कितना होता है, 1 होता है। अब 0 to 1 pH होने का मतलब क्या है, 0 to 1 pH होने का मतलब है कि इसकी जो हाइड्रोजन आयन की मोलैरिटी है वो कितनी है, 1 × 10⁻0 मोलर। कम से कम 1 मोलर हाइड्रोजन वहां पर आपके अवेलेबल हैं। तो क्या pH जो है वो -1, -2, -3 नहीं हो सकता है? देखिए थ्योरेटिकली तो सब कुछ पॉसिबल है, थ्योरेटिकली pH -1, -2, -3 भी हो सकता है, बट एक्सपेरिमेंटली हम देखें तो जब हम हाईली कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं तो हाईली कंसंट्रेटेड एसिड में जो डिसोसिएशन होता है एसिड का वो स्टॉप हो जाता है। इसलिए जनरली तौर पर जो pH हमें मिलते हैं वो 0 के आसपास ही, 0 के नियर ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए यदि हमने 10 ले लिया तो मोलैरिटी हमारी माइनस लॉग हमारा कितना निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। तो ऐसी कंडीशन में pH हमारा क्या हो सकता है, -1 होता है। तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो यदि कंसंट्रेटेड कंडीशन में लिए जा रहे हैं तो उनके pH 0 से 1 के नियरेस्ट होंगे। बट यही बात यदि मैं करूं वीक एसिड के साथ, कि क्या वीक एसिड कंसंट्रेटेड कंडीशन में लिए आएंगे तो उनके pH भी क्या 1 पाए जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। वीक एसिड का pH कभी भी आपका 2 से हमेशा आपको ऊपर ही मिलेगा, 3, 4, 5 के आसपास आपको वीक एसिड के pH मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वीक एसिड में क्या होते हैं, H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। मान लीजिए आपने 1 मोलर वीक एसिड लिया है, अब वो वीक एसिड में उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी बहुत कम है, मान लीजिए उसका हमने निकाला 5% है, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स में से केवल 5 डिसोसिएट हो रहे हैं, तो 1 में से कितना 0.05 डिसोसिएट होंगे। तो जब मैं 1 मोलर ले रहा हूं तो उसमें से कितना डिसोसिएट होगा, 0.05 मोल उसका डिसोसिएट होगा। ऐसी कंडीशन में यदि आप 1 मोलर भी लेते हो तो उसका pH 0.05 H+ आयन कंसंट्रेशन के थ्रू निकलेगा। इसलिए जो वीक एसिड होते हैं उनके pH लगभग 3 से या 3.5 से या 2 के बाद से स्टार्ट होते हैं। और ये काय पे डिपेंड करेंगे उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर और Ka की वैल्यू पर। ठीक है, अच्छा, जैसे लेमन की हम बात करते हैं 2.2 से 2.5 के बीच में होता है, एसिटिक एसिड 2.4 से 3.4 के बीच में होता है,
टमाटो 4 to 4.5 के बीच में होता है, ह्यूमन यूरिन 5.5 to 7.5 के बीच में होता है। सलाइवा की हम बात करें, सलाइवा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर फूड बिफोर फूड, ठीक है, कि खाना खाने के पहले पीएच कितना था और खाना खाने के बाद में पीएच क्या हो गया है, इसके बारे में जनरली तौर पर बात की जाती है। तो देखिए बिफोर सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हेन हम खाना अभी हमने नहीं खाया है, जब खाना नहीं खाया रहता है तब जो सलाइवा का पीएच होता है वो नियर टू 7.4 होता है। कितना होता है पीएच? नियर टू 7.4 होता है, ठीक है। तो खाना खाने के पहले बेसिकली हमारी जो सलाइवा होती है उसका पीएच कितना होता है? उसका पीएच होता है अप्रॉक्स 7.4 to 7.5, मतलब हम कह सकते हैं हल्का सा बेसिक होता है। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो पीएच हमारा 5.8 के आसपास हो जाता है। बेसिकली खाना खाने के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और ये डाइजेशन की प्रोसेस हमारे फर्स्ट जो हमारा मुंह है वहीं से स्टार्ट होती है और उसके अंदर जो सलाइवा होती है, सलाइवा में क्या हो जाता है, लाइमेज नाम के कुछ एंजाइम्स वहाँ पर रिलीज होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और जब इनका डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने के साथ ही या खाना खाने की प्रोसेस स्टार्ट होने के साथ ही ये रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में पीएच क्या हो जाता है? घट करके 5.8 हो जाता है। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.3 to 7.5 के नियर अबाउट होता है। इसलिए जनरली तौर पर कहा जाता है कि जो यदि सीधा का सीधा वाटर का इंजेक्शन भी हमारे ब्लड में लगा दिया जाएगा तो वो हार्मफुल होगा, ठीक है। कई सारे उसके रीज़न होते हैं, एक रीज़न उसका पीएच भी होता है। मिल्क का पीएच कैसा होता है? 6.4 होता है, मतलब मिल्क क्या होता है? हल्का सा हमारा एसिडिक होता है। लाइम वाटर, देखिए लेमन वाटर इज अ डिफरेंट थिंग, लाइम वाटर इज अ डिफरेंट थिंग। ये यहाँ पर हम लेमन वाटर की बात करते हैं तो एसिडिक, और लाइम वाटर मतलब CaCO3 से जो आपका बनेगा वो है Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ पर लाइम वाटर बोलेंगे। और लाइम वाटर की जब हम वैल्यू की बात करेंगे तो 10.5 के नियर अबाउट होगी। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे अंदर बनता है, स्टमक के अंदर बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, उसका पीएच 1 to 1.5 होता है। प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, बट रेन वाटर का पीएच 7 से थोड़ा सा कम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की हम बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ किया जाता है एंटासिड के तौर पे। जब हमारे पेट में एसिडिटी की कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या कई बार डॉक्टर आपने देखा होगा कि वाइट कलर की जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है तो वाइट कलर का एक लिक्विड देते हैं डॉक्टर कि जब आपको गैस की प्रॉब्लम हो तो ये लिक्विड आपको इसमें से 5 ml 10 ml लिक्विड आपको ले लेना है। बेसिकली वो क्या होता है? वो एक बेसिक मटेरियल होता है। एसिडिटी का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की सिस्टम है, कई बार वो प्रक्रिया थोड़ी सी क्या हो जाता है, वो सिस्टम थोड़ा सा इर्रेगुलर हो जाता है, ठीक है। कई बार वो प्रक्रिया हमारी थोड़ी सी क्या हो जाती है? हल्की सी इर्रेगुलर हो जाती है। तो उस इर्रेगुलर सिस्टम के कारण पेट में एसिड जो हो जाता है, एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे पेट के अंदर ही हमें क्या होने लगती है? हल्की सी बर्निंग टाइप की होने लगती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। उस एसिडिटी से हटने के लिए, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में एसिड बन गया है, तो हम क्या करते हैं? बेस का यूज़ करते हैं। और बेस कौन सा यूज़ करते हैं? बेस हम हल्का सा लाइट, थोड़ा सा जो वीक बेस है उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल यदि NaOH का स्ट्रॉन्ग बेस के इस्तेमाल किया तो उससे क्या होगा? उससे तो और हमारी बॉडी को दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो वीक तरीके का बेस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। NaOH जो कंसनट्रेटेड NaOH होता है, इसका जो जनरली तौर पे पीएच निकल के आता है वो 13 to 14 या 12 to 14 के रेंज के बीच में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीएच का हमारा सेशन हो गया, जिसके बारे में जनरली तौर पर इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा कि कंसनट्रेटेड एसिड का नॉर्मली जो कंसनट्रेटेड एसिड आपका यदि स्ट्रॉन्ग है उसका पीएच कितना आ रहा है? 0 to 1 आ रहा है। फिर हम जैसे जैसे इसको डाइल्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे इसका एसिडिक नेचर या जो पीएच की वैल्यू है बढ़ती जाएगी, और पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी और डिसोसिएशन भी इसका बढ़ता जाएगा। बट पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ H+ आयन घटने के कारण हम क्या कहेंगे कि इसका पीएच जो है वो घट गया है, ठीक है। तो ये आज की क्लास हमारी इंडिकेटर, एक पॉइंट हमने इंडिकेटर कवर किया और दूसरा हमने पीएच कवर कर लिया। 10th क्लास के बाद से करें, NTSE के हिसाब से बात करें, NSE GS के हिसाब से बात करें तो फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, साथ ही साथ अलग अलग
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से हम बात करें तो आज की हमारी ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के एग्ज़ाम में भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखें, अदर लोगों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी और बेहतर तरीके से और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके।